हेलो, नमस्कार। नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। ये क्लास है साइकोलॉजी की और जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज जो है वो लर्निंग की थ्योरीज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लर्निंग के बारे में, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में, और जो भी लर्निंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको हम समझ चुके हैं यहाँ तक। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो लर्निंग की थ्योरीज पर बेस्ड है और इसमें जो है हम आज एक ही थ्योरी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मिशन HPSSC। इस मिशन HPSSC का क्या मतलब है कि जितने भी एग्ज़ाम आपके HPSSC के अंडर आते हैं, मेनली नीव इंस्टीट्यूट उन सभी एग्ज़ाम को जो है वो टारगेट करता है। और यहाँ पे अभी जो मेनली बैच चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है HP टेट का। यानी कि HP टेट आप समझ सकते हो मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए और आर्ट्स वालों के लिए। तो जो भी बच्चे अभी तक जिन्होंने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए मैं बता दूं, उन्हें सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे जाके नीव इंस्टीट्यूट की जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको जो है वो मैं नंबर यहाँ पे लिख रही हूँ, उस पे जो है आपको कॉल करनी है। नंबर है 9459802085। इस नंबर पे आप जब कॉल करोगे तो आपको जो है वो बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि ये जो नीव इंस्टीट्यूट है आप इसी को ही क्यों ज्वाइन करें। तो इस सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे आता है कि यहाँ पे आपको जो है वो 1 वीक का डेमो जो है वो फ्री दिया जाता है। यानी कि आपको यहाँ पे देखने, सुनने, समझने का मौका मिलता है टीचर्स को। सेकेंड पॉइंट है डेली क्लासेस होती हैं। थर्ड है वीकली टेस्ट होते हैं और फोर्थ है यहाँ पे डाउट सेशन भी रखे जाते हैं। अगर मैं अपने ये जो बैच है HP टेट का, इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये यहाँ पे रहेगा आपके पास 1999। यानी कि आपको 2000 रुपये के अंदर यहाँ पे जो ये HP टेट का बैच है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है कि यहाँ पे 20% डिस्काउंट मिलेगा BPL स्टूडेंट के लिए। वो स्टूडेंट जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं होती है उनके लिए यहाँ इस फीस स्ट्रक्चर में से जो है वो 20% जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये तो बात होगी हमारे बैच की, जो ये स्टार्ट हुआ है बैच। हालांकि अभी तक तो 20-22 या इससे ज़्यादा जो है वो क्लासेस और वीडियोस हो चुकी हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी जो है वो इस बैच को ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ जो है वो अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसे साथ साथ में करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। नेक्स्ट जो हमारी आज की क्लास है अब उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आज की क्लास रहेगी ये रहेगी बेस्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग पे, जिसमें हम एक थ्योरी को डिस्कस करेंगे जिससे बहुत बार जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अलग अलग तरीके से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। कौन सी? यहाँ पे फर्स्ट हम थ्योरी डिस्कस करेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। आप सभी ने पहले भी पढ़ी होगी ये, और अभी एक बार फिर से हम जो है यहाँ पे अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में जो है इसको रिवाइज भी करेंगे। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा द फेमस साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, वॉज द इनिशिएटर ऑफ द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ठीक है, किसके द्वारा, किसने दी गई, किसने ये जो थ्योरी है त्रुटि और अभ्यास का जो ये सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा? आपको पता होना चाहिए कि ये जो थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है एडवर्ड ली या फिर EL थॉर्नडाइक के द्वारा, जो कौन थे? जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि नाम दे दिया जाएगा आपको साइकोलॉजिस्ट का और पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? ट्रायल एंड
एरर थ्योरी जो है वो इन्होंने दी है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो E.L. थॉर्नडाइक है इन्हें और क्या कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं इन्हें फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि बहुत बड़ा योगदान है इनका एजुकेशन में। ठीक है, साइकोलॉजी को एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करने का, या फिर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा योगदान है इनका एजुकेशन के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्होंने क्या जो लर्निंग की, या हम बात करें कि लर्निंग किस तरह से होती है, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया और हमें क्या बताया अपनी थ्योरी से। तो इनका एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था, आप सभी को पता होगा इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो एक बिल्ली के ऊपर था। ठीक है, वैसे तो और भी थे, जैसे रैट के ऊपर भी था, लेकिन जो फेमस वाला था वो था हमारे पास बिल्ली के ऊपर या कैट के ऊपर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो क्या था, एक केज में जो था वो क्या किया था, बिल्ली को जो था वहां पे बंद कर दिया था, और बाहर जो था उसका खाना रखा हुआ था, यानी फिश रखी हुई थी। ठीक है, अब बिल्ली उस केज के अंदर बंद थी, वहां पे एक स्ट्रिंग से एक मतलब एक लीवर रखा हुआ था, अगर वो उसको प्रेस करती या उसको खींचती तो क्या होता, वो जो केज था उसका दरवाजा खुल जाना था और वो बिल्ली ने बाहर आके वो जो है वो खाना ले लेना था, वो जो उसका रखा हुआ था फिश। ठीक है, लेकिन क्या था कि बिल्ली को ये पता नहीं था कि इस तरह से होना था, तो वो बहुत सारा ट्राई करती है, बहुत सारा मतलब हाथ पैर अपना मारती है, बहुत ट्राई करती है। उसके बाद अचानक से क्या होता है कि वो उस स्ट्रिंग को खींच लेती है या फिर उस लीवर को प्रेस कर देती है, और उससे क्या होता है वो डोर खुल जाता है, वो अपना खाना ले लेती है। ठीक है, तो मल्टीपल उसमें क्या किए, उसने ट्राई किया, ठीक है, रिपीट किया, उसके बाद उसने क्या किया, एक उसको जो उसका खाना था उसको मिल गया। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट में, क्या लिखा है, थॉर्नडाइक फॉर्मुलेट हिज थ्योरी बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन हिज कैट इन अ पजल बॉक्स। द डोर ऑफ बॉक्स कुड बी ओपन्ड बाय पुलिंग द स्ट्रिंग इनसाइड द बॉक्स। जो मैंने आपको बताया, a fish was kept outside. The cat was tried to come out of the box by squeezing, jumping, biting. As the experiment was repeated for several times, the wrong movement decreased, and in the end, the cat was able to open the door in a single trial. ठीक है, ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये स्ट्रिंग लगा हुआ है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये स्ट्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, और पुल स्ट्रिंग दैट ओपन ट्रैप डोर, जब ये इसको खींचेगी तो क्या होगा, ये डोर जो है वो ट्रैप डोर जो है वो खुल जाएगा। ये यहाँ पे इसका खाना रखा हुआ है और ये एक पूरे बॉक्स में जो है वो क्या है, बंद है। ठीक है, इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था, और इस थ्योरी को जो है वो एक और नाम दिया गया है। इस थ्योरी को साथ में बोला जाता है SR थ्योरी। क्या बोला जाता है, SR थ्योरी। ये SR क्या है, S का मतलब होता है स्टिमुलस, यानी आपका उद्दीपक, और R का मतलब होता है रिस्पॉन्स, यानी आपकी प्रतिक्रिया। ठीक है, कौन सी थ्योरी बोला जाता है इसे, SR थ्योरी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि थॉर्नडाइक कहते हैं कि जो लर्निंग है वो एक तरह का क्या है, एसोसिएशन है, एक तरह का कनेक्शन है, किसके बीच में, S और R के बीच में। ठीक है, S का मतलब है स्टिमुलस, R का मतलब है रिस्पॉन्स। थॉर्नडाइक कहते हैं कि ये लर्निंग जो होती है एक तरह का कनेक्शन होती है, एक तरह का एसोसिएशन होती है, किसके बीच में, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। ठीक है, स्टिमुलस होता क्या है, स्टिमुलस ऐसी चीज जो आपको प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर दे। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे स्टिमुलस क्या होगा, यहाँ पे स्टिमुलस होगा फूड। ये एक ऐसा उद्दीपक है, ये एक ऐसा स्टिमुलस है आपके पास जो बिल्ली को क्या कर रहा है, बिल्ली को बाध्य कर रहा है रिस्पॉन्स करने के लिए, प्रतिक्रिया करने के लिए, मतलब वो उसे जो है वो रिस्पॉन्स करने के लिए बाध्य कर रहा है कि हाँ आप दरवाजा खोलो, चाहे किसी भी तरह से खोलो। ठीक है, तो स्टिमुलस वो होता है। यहाँ पे स्टिमुलस जो हो गया आपके पास फिश हो गई या फिर फूड हो गया। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है कि लर्निंग क्या है, एक तरह की एसोसिएशन है या फिर कनेक्शन है, किसके बीच में, आपके स्टिमुलस या फिर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में।
ठीक है, आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ फैक्टर इन्वॉल्व हैं इस एक्सपेरिमेंट में, वो क्या क्या हैं उन्हें हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे मोटिव और ड्राइव। ठीक है, जब मैंने आपको मोटिवेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो ड्राइव है वो क्या होती है। ड्राइव मतलब आगे को धक्का देना। ठीक है, आगे को धक्का देना मतलब आगे बढ़ना। मोटिव और ड्राइव का क्या मतलब है, तो जब लर्निंग हो रही है, बिल्ली वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, तो इस केस में जो ड्राइव है वो क्या है, मतलब किस चीज, क्यों जो है, जो बिल्ली है वो क्यों अपने हाथ पैर मार रही है, क्यों वो उस स्ट्रिंग तक पहुंचना चाहती है, या क्यों वो सोच रही है कि वो दरवाजा जो है, जो डोर है केज का, वो खुल जाए, क्यों। वहां पे ड्राइव क्या है, वहां पे ड्राइव है आपके पास हंगर, भूख। ठीक है, वो बिल्ली क्या है, भूखी है, तो वो हंगर क्या है, एक तरह के पास ड्राइव है। ठीक है, आपको नीड है उसको खोलने की, है ना, गेट को खोलने की, जो डोर है वहां पे। ठीक है, ड्राइव कहाँ से आता है आपके पास, नीड से आता है, आपको आवश्यकता है तभी वो ड्राइव है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ड्राइव इज अ टेंशन स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम नीड। ठीक है, ड्राइव क्या है, एक तरह का टेंशन स्टेट है रिजल्टिंग फ्रॉम नीड। कहाँ से आती है ड्राइव, नीड से आती है। जब मैंने आपको मोटिवेशन का चैप्टर पढ़ाया था तो बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया था कि जो नीड होती है, सबसे पहले हमारे पास नीड होती है, हमें किसी चीज, ये एग्जाम है आपका, टेट का एग्जाम है, इसको पास करना है, इसको क्लियर करना है, इसको अच्छे मार्क्स से जो है वो पास करना है, वो आपकी क्या है, नीड है। ठीक है, क्या है वो, नीड है। उसी की वजह से आप क्या हो, आगे आ रहे हो, धक्के का मतलब है कि ड्राइव आप में वो आप तभी आप यहाँ पे आके क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। ठीक है, तो वो क्या है, कहाँ से आई, वो नीड से आई ड्राइव। ठीक है, वेयर देयर इज अ ड्राइव और मोटिव, जहां पे भी ड्राइव होगा, जहां पे भी मोटिव होगा, वहां पे लर्निंग होगी। ठीक है, इन द प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट ड्राइव वॉज हंगर। यहाँ पे ड्राइव क्या है, हंगर है, भूख है, उस बिल्ली की भूख है ड्राइव, तभी वो क्या कर रही है, तभी वो जो है वो छटपटा रही है अंदर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है स्टिमुलस और गोल। स्टिमुलस मैंने आपको बताया क्या होता है, स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक, है ना। गोल आप जानते हो, गोल क्या होता है। इन द प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट फूड इज स्टिमुलस। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया, स्टिमुलस क्या था, ऐसा उद्दीपक, ऐसा कोई चीज जो आपको प्रतिक्रिया करने पर क्या करे, बाध्य करे। ठीक है, तो यहाँ पे फूड क्या हो गया आपके पास, स्टिमुलस हो गया। ठीक है, टू गेट द फूड बाय गेटिंग आउट ऑफ द बॉक्स इज द गोल। ठीक है, फूड को प्राप्त करना जो है वो क्या है, एक तरह से गोल है। ठीक है, क्या है, एक तरह से गोल है। ठीक है, उसको मतलब बाहर निकलना, उस बॉक्स से बाहर निकलना और फूड को प्राप्त करना एक तरह का गोल है। यहाँ पे आता है ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर सी, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कैसे आते हैं, द कैट मेक अ नंबर ऑफ वेरिड टाइप रिस्पॉन्स लाइक स्क्रैचिंग, पुलिंग, द रिस्पॉन्स विच लीड टू द गोल नोन एज सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स भी दो टाइप के होते हैं आपके पास, है ना। क्या होगा, अगर जो कैट है जो बॉक्स में बंद है, वो डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेज करती है, कभी स्क्रैच कर रही है, कभी कुछ पुल कर रही है, कभी देख रही है कि वो किस तरह से जो है वो क्या करे, उस बॉक्स से जो है वो बाहर निकल पाए। ठीक है, वो ये समझ रही है या देख रही है या कोशिश कर रही है। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत सारे वो क्या करती है, ट्राई करती है, उसके बाद जो क्या होता है, जब उसे वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग उसे पता लग जाता है कि यहाँ से जो है वो स्ट्रिंग को मैं खींचूंगी और गेट खुल जाएगा, डोर खुल जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स कहलाता है। ठीक है, और अगर वो उसे नहीं मिला, जब तक उसे वो नहीं मिला स्ट्रिंग, या फिर जब तक उसे नहीं पता लगा कि इस स्ट्रिंग को खींचने से वो डोर खुल रहा है, तब तक क्या होगा, वो अनसेटिस्फाई होगी, तो अनसेटिस्फाइड रिस्पॉन्स मिलते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने जो फैक्टर इस थ्योरी में इन्वॉल्व है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब है द कैट वॉज कन्फाइंड इन द बॉक्स विद अ क्लोज्ड डोर। जो कैट है वो क्या है, एक क्लोज्ड डोर में जो है, जो क्लोज्ड बॉक्स है उसमें बंद है।
चांस सक्सेस का क्या मतलब है? एज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम मूवमेंट द कैट बाय चांस सक्सीडेड इन ओपनिंग द डोर। बहुत सारे जो वो ट्राई करती है इधर उधर, उससे उसके बाद क्या होता है, जब वो कभी स्क्रैच करती है, कभी पुलिंग करती है, उसके बाद क्या होता है, रैंडम मूवमेंट होते हैं, वो इधर उधर ऐसे ही हाथ पैर मार रही होती है वो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है वो एक ऐसा मूवमेंट आता है जब उसे पता लग जाता है कि उस स्ट्रिंग को खींचने से क्या है, डोर जो है वो ओपन होगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे कि वो वाला चांस क्या कहलाता है आपके पास, चांस सक्सीडेड इन ओपनिंग द डोर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, ठीक है। ग्रेजुअली द कैट सिलेक्टेड द प्रॉपर वे ऑफ पुलिंग द स्ट्रिंग आउट ऑफ इट्स रैंडम मूवमेंट, ठीक है। धीरे धीरे क्या है, अब क्या किया, कैट को पता लग गया कि स्ट्रिंग खींचने के बाद जो है वो डोर ओपन हो रहा है। अब धीरे धीरे क्या है, वो उस चीज को सीख जाएगी कि क्या होगा कि धीरे धीरे सीखेगी, यानी कि अब उसे पता लग जाएगा कि अब वो ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारेगी, अब उसे पता है कि उसको खींचने के बाद क्या है, डायरेक्ट डोर खुल जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, ये जो लर्निंग होगी वो ग्रेजुअली होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिक्सेशन। फिक्सेशन का क्या मतलब है, एज लास्ट द कैट लर्न द प्रॉपर वे ऑफ ओपनिंग द डोर बाय एलिमिनेटिंग ऑल द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स एंड फिक्सिंग ओनली राइट रिस्पॉन्स। नाउ द कैट वाज एबल टू ओपन द डोर विदाउट एनी एरर, ठीक है। इसका मतलब है कि लास्ट में क्या हो जाएगा, एक तरह की नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थ्योरी कंडीशनिंग की, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता लगेगा कि कंडीशनिंग क्या होती है। तो लास्ट में क्या होगा, उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी। कंडीशनिंग का मतलब है कि अब उसे पता लग गया है कि अब मुझे ज़्यादा स्क्रैच करने की, पुलिंग करने की, इधर उधर हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। अब वो डायरेक्ट क्या करेगी, फिक्सेशन हो जाएगी एक तरह की, मतलब वो डायरेक्ट क्या करेगी, उस स्ट्रिंग को खींचेगी और बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब वो इनकरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं करेगी, उन सभी रिस्पॉन्स को वो क्या एलिमिनेट कर देगी, ठीक है। अब वो विदाउट एरर, बिना गलती किए क्या करेगी, बिना गलती किए करने का मतलब है कि अब वो इधर उधर हाथ पैर नहीं मारेगी, डायरेक्ट जो है वो स्ट्रिंग को खींचेगी और बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये थे कुछ फैक्टर जो आपकी इस थ्योरी में जो थे वो इम्पॉर्टेंट थे। नेक्स्ट जो है वो थॉर्नडाइक ने कुछ लॉ भी दिए, जो ये थ्योरी उन्होंने बताई कि लर्निंग किस तरह से होती है ट्रायल एंड एरर से, जो उन्होंने मेथड बताया कि लर्निंग इस तरह से हो रही है, उसके कुछ लॉ भी उन्होंने दिए, ठीक है। उसमें से कुछ प्राइमरी लॉ होते हैं, कुछ सेकेंडरी लॉ होते हैं। तो ये जो प्राइमरी लॉ है ये कुछ 3 लॉ हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो प्राइमरी लॉ है वो कौन से हैं या फिर सेकेंडरी लॉ कौन से हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है यहाँ पे देखिए, अगर आप जो है इन 3 लॉ को याद रखते हो, ये जो प्राइमरी लॉ है इन 3 लॉज को याद रखते हो, तो सेकेंडरी लॉज को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको 3 लॉ अगर ये पता है कि ये प्राइमरी के अंडर आते हैं, तो बाकी सारे लॉ किसके अंडर आएंगे, सेकेंडरी के अंडर ही आएंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन में से अगर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं जो प्राइमरी लॉ के हैं, तो 4th ऑब्वियस सी बात है कि वो सेकेंडरी लॉ होगा, ठीक है। तो ये तो मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ कि इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं लॉ ऑफ लर्निंग। फर्स्ट यहाँ पे आता है प्राइमरी लॉ। इसके अंडर फर्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या बोलता है या फिर ये क्या होता है, यहाँ पे लिखा है द लॉ स्टेट दैट व्हेन एनी कंडक्शन यूनिट इज रेडी टू कंडक्ट फॉर इट टू कंडक्ट इज सेटिस्फाइंग। When any conduction unit is ready to conduct, for it to conduct is annoying, ठीक है। When any conduction unit is ready to conduct, for it not to conduct is also annoying। यहाँ पे कंडक्शन का मतलब है कि जो एक पर्टिकुलर पर्सन है, अगर वो लर्न करने के लिए, अगर वो कुछ सीखने के लिए रेडी ही नहीं है,
अगर वो अंदर से रेडी ही नहीं है तो आप उसे नहीं सिखा सकते, ठीक है, उसकी वहाँ पे लर्निंग नहीं होगी। तो लॉ ऑफ रेडीनेस ये बोलना चाहता है कि अगर आप अंदर से रेडी हो, अगर कुछ सीखने के लिए आप रेडी हो, तभी क्या होती है, जो लर्निंग होती है वो सेटिस्फाइंग होती है, ठीक है। और अगर आपके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, आप लर्निंग के लिए रेडी ही नहीं हो, तो जो वो लर्निंग होती है वो एनोइंग होती है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस अगर ऐसे डेली लाइफ में भी हम यूज़ करें, हम देखा जाए तो क्या होता है, जब तक जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो पढ़ने के लिए रेडी ही नहीं है, चाहे वो मेंटल तरीके से हो, चाहे वो फिजिकल तरीके से हो, ठीक है, अगर वो पढ़ने के लिए रेडी ही नहीं है तो वहाँ पे लर्निंग नहीं हो सकती, आप लर्निंग नहीं करवा सकते, ठीक है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस का यही मतलब है। सेकंड आता है बी, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम, ठीक है। क्या बोलता है प्रभाव का नियम? द लॉ स्टेटेड दैट एनी बिहेवियर दैट इज फॉलोड बाय प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज इज लाइकली टू बी रिपीटेड एंड एनी बिहेवियर फॉलोड बाय अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज इज लाइक टू बी स्टॉप्ड। अगर किसी बिहेवियर या फिर कुछ बिहेव करने के बाद उसका, या कुछ लर्न करने के बाद, लर्निंग होने के बाद अगर आपको रिजल्ट जो है वो अच्छा मिलता है तो आप मोटिवेट रहते हो, आप कुछ और सीखना चाहते हो, आप उस काम को दोबारा करना चाहते हो, ठीक है, ये प्रभाव पड़ता है आप पर। और अगर उस किसी काम को करने के बाद जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस, जो उसका निष्कर्ष है या जो उसका प्रभाव है वो आपके ऊपर अच्छा नहीं पड़ता है, यानी आप किसी काम को करने के बाद डीमोटिवेट हो जाते हो, तो आप क्या करते हो, उस काम को छोड़ देते हो, उस काम को स्टॉप कर देते हो, ठीक है। तो लर्निंग का भी क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट का भी क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब प्रभाव का नियम। किसी काम को करने के बाद अगर आप में जो है आप सेटिस्फाइड होते हो, आप मोटिवेट होते हो, तो आप उस काम को दोबारा करते हो। अगर आप सेटिस्फाइड, मोटिवेट, अनमोटिवेट होते हो तो आप उस काम को नहीं करते हो, उस काम को छोड़ देते हो, ठीक है। ये होता है आपके पास लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। थर्ड लॉ आता है आपके पास लॉ ऑफ एक्सरसाइज। कौन सा? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, या फिर इसे प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। द लॉ स्टेट दैट रिपीटेड एक्सरसाइजिंग ऑफ अ रिस्पॉन्स स्ट्रेंथिंग इट्स कनेक्शन विद द स्टिमुलस and connection is weakened through failure of practice। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करते हो, उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, आपकी लर्निंग होती है, ठीक है। यही जो है इस जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में है, जो है वो बताया गया है कि जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, लर्निंग क्या होती है, उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। और जितना आप कम रिवाइज करोगे किसी चीज़ को, जितना आप कम किसी चीज़ को लर्न करोगे, उतना क्या होगा, वो चीज़ जो है वो वीक होती जाती है, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है लॉ ऑफ एक्सरसाइज को, एक लॉ ऑफ यूज और एक लॉ ऑफ डिसयूज, ठीक है। लॉ ऑफ यूज का मतलब है विद प्रैक्टिस द कनेक्शन इज स्ट्रेंथेंड, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, लर्निंग क्या होगी, बढ़ती जाएगी। कनेक्शन किसके बीच में, स्टिमुलस के बीच में, ठीक है। क्या होगा, मतलब जो लर्निंग है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, लॉ ऑफ डिसयूज में क्या है, अगर आप प्रैक्टिस इज डिसकंटिन्यूड, अगर प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू नहीं होगी तो कनेक्शन क्या होगा, वीक होता जाएगा, ठीक है। तो यही इस जो ये हमारे पास थर्ड लॉ है इसमें बोला गया है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे पास प्राइमरी लॉ, किसके, जो थ्योरी है आपके पास ट्रायल एंड एरर की, इसके थे प्राइमरी लॉ, और ये तीन हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लिए। अब आते हैं कुछ सेकेंडरी लॉज, ठीक है। सेकेंडरी लॉज वैसे तो 8 हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 ही लिखे हुए हैं,
यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाकी जो 4 हैं वो मैं यहाँ पे वैसे ही डिस्कस कर दूंगी। तो सेकेंडरी लॉज में जो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, ये मल्टीपल रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? द लॉ implies that confronted with a new situation the organism responds in a variety of way before arriving at the correct response। मतलब बहुत सारे क्या मल्टीपल रिस्पॉन्स किए जाते हैं, मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा जो हमारे पास ये कैट का एग्जाम्पल था, उसमें क्या था कि मल्टीपल उसने क्या किए, मल्टीपल रिस्पॉन्स उसने दिए, मतलब बहुत बार उसने ट्राई किया कि किस तरह से जो है ये डोर ओपन होगा, उसके बाद जो है क्या वो एक करेक्ट रिस्पॉन्स पे पहुंची थी। उसके बाद उसे पता लगा था कि स्ट्रिंग को खींचने के बाद ही क्या डोर जो है वो ओपन हो रहा होता है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है, आपको मेनली जो है वो प्राइमरी लॉ जो है वो याद रखने हैं और इनका जो है वो आपको पता लग जाएगा। लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ एटीट्यूड का मतलब है जब तक आपका लर्निंग के प्रति जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव नहीं होगा तब तक आप लर्न नहीं कर सकते। ठीक है, द लर्नर परफॉर्म द टास्क प्रॉपरली इफ ही वॉज डेवलप्ड अ हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड द टास्क। ठीक है, जब तब तक कोई टास्क या तब तक कोई काम जो है वो अच्छे से नहीं होगा जब तक जो है वो आपका जो उस काम के प्रति जो एटीट्यूड है वो हेल्दी नहीं होगा, हेल्दी यानी पॉजिटिव नहीं होगा। अगर आप उस काम को करना ही नहीं चाहते हो, आपको लगता है कि ये काम मतलब इस काम को करने का कोई फायदा नहीं है तो मैं क्यों करूं, आपका एटीट्यूड उस काम के प्रति ऐसा है, नेगेटिव एटीट्यूड है कि नहीं ये काम नहीं करना है, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो वो उस टाइम पे या उस सिचुएशन में वो लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो लॉ ऑफ एटीट्यूड भी बहुत ही मायने रखता है। यहाँ पे सी है लॉ ऑफ एनालॉगी। लॉ ऑफ एनालॉगी का क्या मतलब होता है? एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स मेड बाय हिम इन सिमिलर सिचुएशन इन द पास्ट, दैट इज द ऑर्गेनिज्म मेक रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी। मतलब कि लॉ ऑफ एनालॉगी का मतलब होता है कि कोई इंडिविजुअल है जिसने पास्ट की सिचुएशन में कुछ सीखा है, कुछ लर्न किया है। ठीक है, उस सिचुएशन का जो इसके पास एक्सपीरियंस है, जो उसने लर्न किया है, उसको वो दूसरी सिचुएशन में अगर वो वैसी ही सिचुएशन आ गई तो उसमें वो यूज करता है। ठीक है, मतलब जो पास्ट में उसने सीखा है, जो एक्सपीरियंस उसके पास है, उसका यूज जो है वो अपनी जो नेक्स्ट सिचुएशन उसके पास आई, अगर वो सिमिलर है उसी वैसी ही सिचुएशन उसके पास फिर से आ गई तो वो उस जो उसने रिस्पॉन्स उस पहली वाली सिचुएशन में दिया था वो ही रिस्पॉन्स इस वाली सिचुएशन में देता है। ठीक है, मतलब सिमिलर आंसर करता है, ये होता है लॉ ऑफ एनालॉगी। ठीक है, इस तरह से लर्निंग जो है, लर्निंग का ये सेकेंडरी लॉ है, लॉ ऑफ लर्निंग। फिर आता है हमारे पास आई थिंक यहाँ पे ए बी सी और ये डी है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। क्या? लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसमें क्या होता है कि आप रिस्पॉन्स को शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन है एनी रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स में एलिसिटेड फ्रॉम द लर्नर। एलिसिटेड का मतलब होता है प्राप्त करना या फिर हासिल करना। ठीक है, एनी रिस्पॉन्स में एलिसिटेड फ्रॉम द लर्नर इन एसोसिएटेड विद एनी सिचुएशन। कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो लर्नर से प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, अगर वो रिस्पॉन्स कर सकता है तो सिचुएशन टू विच ही इज सेंसिटिव, अगर वो उसमें वो क्षमता है उस रिस्पॉन्स को करने की तो वो किसी भी सिचुएशन में क्या है रिस्पॉन्स कर सकता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कैट का एग्जांपल था, कैट का क्या एग्जांपल था कि स्टिमुलस था हमारे पास फूड और रिस्पॉन्स किया उसने SR, मतलब रिस्पॉन्स किया उसने, क्या रिस्पॉन्स किया उसने, उस फूड को प्राप्त कर लिया, उस फूड को खा लिया। ठीक है, अब जो रिस्पॉन्स हमें मिला उस रिस्पॉन्स को हम किसी और सिचुएशन में भी कन्वर्ट करके कुछ और लर्न भी करवा सकते हैं।
ठीक है। एसोसिएट शिफ्टिंग हो सकती है, उस रिस्पॉन्स की क्या वो हम उससे काम करवा सकते हैं जिसकी उसके अंदर क्षमता है, विच ही इज सेंसिटिव, ठीक है, उस रिस्पॉन्स की वजह से, ठीक है। मतलब अब उसने वो खाना खा लिया, अब अगर आप बिल्ली से आप कुछ और भी करवा सकते हो उस रिस्पॉन्स की वजह से, ठीक है। जो हमारे पास स्टिमुलस है, मान लो फिश है, अब आप फिश को क्या करो कि एक हाइट पे ले जाओ ऐसे, और बिल्ली को बोलो कि स्टैंड अप, ठीक है। तो क्या करेगी वो थोड़ा थोड़ा क्या करने की, उठने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो उस जो हमारे पास स्टिमुलस था उसकी वजह से क्या हुआ, उसने स्टैंड अप करना भी सीख लिया, खड़े होना भी सीख लिया, ठीक है। तो एक तरह से क्या हुआ, ये एसोसिएटिव शिफ्टिंग हुई, ठीक है। रिस्पॉन्स की क्या हुई, शिफ्टिंग हुई, ठीक है। तो ये कहलाता है आपके पास लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ठीक है। इसी तरह से कुछ और लॉ भी आते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था आपको ये 8 टाइप के हैं, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन बाकी जो 4 बचते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक आता है लॉ ऑफ प्राइमेसी, ठीक है। कौन सा आता है, लॉ ऑफ प्राइमेसी। लॉ ऑफ प्राइमेसी का क्या मतलब है, लॉ ऑफ प्राइमेसी का मतलब है, जैसे आप बोलते हो ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब जो भी चीजें स्टार्टिंग में सीखी होती हैं, स्टार्टिंग में बिगनिंग में सीखी होती हैं, उनका प्रभाव भी लर्निंग पे पड़ता है, ठीक है। ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ, यहाँ ये लॉ है आपके पास प्राइमेसी का, ठीक है। ये लॉ है आपके पास प्राइमेसी का, ठीक है। यानी कि जो स्टार्टिंग में चीजें सीखी होती हैं, जो हमें बिगनिंग में चीजें, या फिर बच्चे को जो स्टार्टिंग में सिखाया जाता है, जो फर्स्ट जब बच्चा स्कूल में जाता है जिसको फर्स्टली सिखाया जाता है, उसका प्रभाव भी क्या होता है बाकी चीजों पर या बाकी लर्निंग पर भी पड़ता है, ठीक है। फिर एक यहाँ पे लॉ आता है लॉ ऑफ रिसेंसी। लॉ ऑफ रिसेंसी का मतलब है जो रिसेंटली हमने सीखा होता है, ठीक है। जो रिसेंटली हमने सीखा होता है उसका प्रभाव भी क्या होता है, लर्निंग पर पड़ता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, ठीक है। कौन सा, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। पार्शियल एक्टिविटी का मतलब है कि बच्चों को पार्ट में जो है वो सिखाना इजी रहता है एज कंपेयर टू होल, ठीक है। होल की बात कौन करते हैं, होल की बात करते हैं आपके जो गेस्टॉल्डवाद है, गेस्टॉल्डवादी हैं सारे, ठीक है। गेस्टॉल्डवादी जो आपके जिन्होंने इंसाइटफुल लर्निंग की थ्योरीज दी है, जो कोहलर हैं, वो सारे कौन से आते हैं, गेस्टॉल्ड में आते हैं, ठीक है। तो वो होल की बात करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से क्या है, ये जो थ्योरी है उस चीज को अपोज भी करती है, ठीक है। ये जो हमारे पास अभी मैं लॉ बता रही हूँ, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी की, बच्चे क्या है पार्ट में जो है वो ज्यादा सीखते हैं, कि पार्ट में उन्हें, यानी थोड़े थोड़े इसमें उन्हें सिखाना चाहिए, थोड़े थोड़े पार्ट में उन्हें सिखाना चाहिए, फिर उन्हें होल के बारे में जो है वो बताना चाहिए, ठीक है। लास्ट यहाँ पे लॉ आता है लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। क्या आता है, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस की इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी का मतलब है उस स्टिमुलस का जो है वो प्रभाव कितना है आपके ऊपर, ठीक है, वो कितना प्रभावी स्टिमुलस है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका HP टेट का एग्जाम है, ये कितना प्रभाव डालता है आपके ऊपर, ठीक है, कि आप इसको किस तरह से लेते हो, क्या ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लियर करना, या फिर ये मतलब ऐसे ही है कि हो जाए तब भी अच्छा है, नहीं हो तब भी अच्छा है, ठीक है। तो वो इंटेंसिटी, उसका भी प्रभाव पड़ता है लर्निंग पर, ठीक है। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ क्या, स्टिमुलस। जो स्टिमुलस है, जो हमारा एग्जाम पास करना है, एक तरह का स्टिमुलस है वो हमारे लिए, तो वो कितना प्रभावी है, ठीक है। जो फिश रखी हुई है बाहर, कैट के जो पिंजरा है उसके बाहर जो फिश रखी हुई है, वो कितना प्रभाव डालती है कैट के ऊपर, ठीक है, वो कितना प्रभावी है, ठीक है। कि कैट को क्या लगता है कि मुझे वो खाना ही चाहिए, या फिर अगर मैं नहीं भी खाऊंगी तब भी चलेगा, ठीक है। तो वो होती है लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। तो ये 4 लॉ तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए, 4 यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये हो गया आपके पास सेकेंडरी लॉज। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशन, कि ये जो हमारे पास ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी,
थॉर्नडाइक की ये जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी, इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या क्या है। फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये जो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है, इसमें बोला है कि जो मोटिवेशन है, ठीक है, जो अभी प्रेरणा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है। ठीक है, जो बच्चों और आपके बीच जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस होती है, उसमें मोटिवेशन का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। आपको भी मोटिवेट रहना होता है एज अ टीचर, आपको खुद तो मोटिवेट रहना ही होता है, साथ में जो बच्चे होते हैं उन्हें भी मोटिवेट करना होता है। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। मोर अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द लर्नर टू यूज एंड रिपीट द नॉलेज दे गेट इन द क्लासरूम। बच्चों को जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी और मल्टीपल वे से जो है वो उनको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए किसी चीज़ को। ठीक है, मतलब कोई अगर पर्टिकुलर आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में आप बता रहे हो, तो मल्टीपल वे से आपको उनको बताना चाहिए। ठीक है, और जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जो अब आप उनको बता रहे हो वो उस नॉलेज को क्या कर सके, रिपीट कर सके, रिवाइज कर सके। ठीक है, तभी हमने कौन सा लॉ पढ़ा था, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिसेंसी। रिसेंसी मतलब कि जो हमने अभी अभी जो घटनाएं हुई होती हैं, अगर उन्हें हम रिवाइज करते चलें तो वो क्या होता है, वो लर्निंग क्या है, एक तरह से इंक्रीज होती चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, द लर्नर शुड बी एनकरेज्ड टू डू हिज टास्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, लर्नर को क्या करना चाहिए, लर्नर एज अ टीचर हमें क्या करना चाहिए, लर्नर को एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए हमें लर्नर को कि आप अपने काम को या फिर टास्क को क्या है, खुद कर सकते हो। ठीक है, इस टास्क को खुद कर सकते हो या उनसे खुद करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या थी हमारे पास, एजुकेशन इम्प्लीकेशन थी। तो आज जो है हमने क्या है, एक थ्योरी को डिस्कस किया है और बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस किया है। किस बारे में थी ये थी थॉर्नडाइक की थ्योरी। हमारे पास थॉर्नडाइक की थ्योरी थी और इसमें क्या हमने डिस्कस किया, हमने ट्रायल एंड एरर जो उन्होंने थ्योरी दी थी उसे 1 बाय 1 जो है यहाँ पे डिस्कस किया। क्या उसमें फैक्टर आते हैं, किस थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंट है वो किस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे पास वो प्राइमरी लॉ कौन से हैं, सेकेंडरी लॉ कौन से हैं, जो आपके पास इंपॉर्टेंट हैं वो आपके पास हैं प्राइमरी लॉ। जो हमने यहाँ पे 3 लॉ पढ़े, कौन कौन से, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या था, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में आपके पास 2 थे, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। ठीक है, सेकेंडरी लॉज में यहाँ पे 4 मैंने यहाँ पे लिखे थे, 4 मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो ये थी हमारे पास एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की थ्योरी, दैट इज ट्रायल एंड एरर। कौन सी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस जो मैं आएगी उसमें हम नेक्स्ट थ्योरी जो हम लर्निंग की अभी हमने स्टार्ट की हैं उनको जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।